चलो अब हम बात कर रहे हैं जो एक ब्रांच छूट गई थी ना, जब बी ओ होता था तब क्या कहते थे उसको? समघाती समीकरण निकाय। इधर देखिए, मैंने उस दिन बनाया था आपको एक कहानी सारी कि आपका पारा सिस्टम कुछ इस टाइप का होता था, है नहीं। यहाँ पर अब बी के बारे में सब कुछ दारोमदार निर्भर करता था और ये बी के साथ दो बातें हो सकती थी, या तो ये वो नहीं होगा या फिर वो होगा। ठीक है, नहीं होगा तब इसका नाम कुछ होता था, है नहीं, विषमघाती, है नहीं, विषमघाती समीकरण निकाय। जब ये जीरो होता था तब क्या नाम होता था? समघाती समीकरण निकाय। विषमघातीय समीकरण निकाय को हल करना होता था तो क्या होता था हल? आपको मालूम है भली भांति, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके साथ तीन बातें होती थी, या तो अद्वितीय हल मिलता था, या एक भी हल नहीं मिलता था, या अनंत हल मिलते थे। तो ये सारा दारोमदार निर्भर करता था ए के सारणिक पर। ये निकालते थे और देखते थे, यदि ये नॉट इक्वल टू जीरो या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, या तो इक्वल टू जीरो नहीं आएगा या फिर आएगा। नहीं आएगा तब हम कहते थे कि एक हल होगा, हल होगा तब हम कहते थे निकाय संगत है। एक हो या अनंत हो, बात एक ही है। जीरो आता था तब दो बातें होती थी, या तो एक भी हल नहीं होंगे या अनंत होंगे। वो कौन सी सिचुएशन होगी, उस बात को पता करने के लिए हमें पता करना होता था एडजॉइंट ए इंटू बी। इसके साथ अब दो बातें हो सकती थी, या तो ये नॉट इक्वल टू ओ आएगा, नहीं आएगा, या फिर आएगा। ये बात होती थी तो कोई हल नहीं मतलब जीरो हल, जीरो हल मतलब असंगत निकाय। ऐसा होता था तब अनंत हल मतलब संगत निकाय। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें ये पढ़ना है दूसरी वाली, ठीक है। इस दूसरी वाली के साथ कहानी कुछ ऐसी होगी कि या तो आपको एक हल मिलेगा या फिर अनंत हल मिलेंगे। दो ही। क्यों दो ही? तुम्हारे सामने ये बना हुआ सिस्टम, इसी में आंसर छिपा हुआ है, देख सकते हो। और दिख जाए तो मुझे बताओ। जब जब बी ओ होगा तब तब आप ये निकालोगे तो ये तो आने वाला नहीं, यही आएगा अनंत हल। ये कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी ओ है, यहाँ रखोगे शून्य मैट्रिक्स तो गुणा करने पर शून्य मैट्रिक्स आएगी, तो ये कभी नहीं आएगा। मतलब या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, मतलब या तो एक हल होगा या फिर अनंत हल होगा। तो ये है, इसमें जीरो हल हो सकते हैं विषमघाती में। समघाती में या तो एक हल होंगे या अनंत। क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे वो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि जब जब इसको रखोगे तब तब ये क्या आएगा, वो ही आएगा, ये तो आएगा नहीं। सो या तो अनंत हल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको करना यही सब है। और दो बातें आपको यहाँ से निकालनी हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए का सारणी। इसके साथ दो बातें हो सकती हैं। दो बातें कौन कौन हो सकती हैं? या तो ये जीरो नहीं होगा या फिर जीरो होगा। जीरो नहीं होगा तब आप कह देंगे सीधा सीधा कि एक हल है। जीरो नहीं होगा तब सीधा सीधा कह देंगे एक हल है। और वो एक हल आपको निकालने में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और सीधा वो हल क्या होगा मालूम है? एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। हाँ, इसके लिए बी को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? समघाती निकाय हो जाएगा ना। ए एक्स इक्वल टू बी है, बी को यदि ओ रख दोगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू ओ, समघाती हो जाएगा। समघाती है उसका आपने ए पता कर लोगे। ए पता करेंगे जीरो नहीं आएगा
तो एक हल होगा। वो एक हल क्या होगा? बिना दिमाग लगाए 0 0 और 0। यदि ये 0 आ गया तब अनंत हल होंगे। तो फिर अनंत हल कैसे निकालने हैं? तब आपको अनंत हल होंगे। और अनंत हल को कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। 3 चर में से किसी एक को के रख देंगे और बोल देंगे कि ये के कोई भी वास्तविक संख्या है, और 3 समीकरण दिए होंगे, उन 3 में से कोई 2 चुन लेंगे, उसमें के रख देंगे, तो एक्स वाई में एक निकाय बन जाएगा। उसको फिर हल कर लेंगे। कैसे करते हैं वो हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, से पता चलेगा। ठीक है, तो इसके अनंत हल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? किसी एक चर को के मान लेंगे, और जहां पर के क्या है और 3 समीकरण वाली कहानी है, तो 2 समीकरण चुन लेंगे, कोई भी, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी या पहली तीसरी, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। सो ये जो कहानी है ये समघाती वाली कहानी है। तो समघाती कहानी देखने के लिए आपको गुणांक का भी निकालना है। 0 नहीं आया तो बिना दिमाग लगाए एक आंसर है, संगत निकाय है। 0 आ गया तो अनंत हल है, ये भी संगत निकाय है। तो इसमें असंगत जैसी कहानी कोई मिलने वाली नहीं है। तो 1 नंबर का यही सवाल सीधा सा आपको इंटरव्यू में मुझे पूछना हो, या मैं कह रहा हूँ कि मुझे 20 नंबर देने हैं और मैं बुलाऊं और पूछूं ये संगत निकाय मिल सकता है समघाती में या विसमघाती में? विसमघाती में। बाकी लोग सोचते रहेंगे। असंगत निकाय हो सकता है विसमघातीय निकाय में कि समघातीय निकाय में? तो तुरंत सोचा, अच्छा असंगत निकाय मतलब एक भी हल नहीं। एक भी हल नहीं मतलब ये वाली कहानी केवल यहाँ पाई जाती है, वहाँ नहीं। तो विसमघातीय निकाय में ही ऐसा कहा जा सकता है कि असंगत निकाय हो सकता है। समघातीय निकाय में असंगत जैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि उसका या तो एक हल होगा या अनंत हल। अनंत हल कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते, हमने एक क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसमें आगे बढ़ना है। तो बस इतनी सी बात कुछ एक्स्ट्रा है, इसको लिख लो तुम लोग। 2x minus y plus z, 2x minus y plus z equal to 0, 3x plus 2y, 3x plus 2y minus z equal to 0, x plus 4y, x plus 4y plus 3z equal to 0। ये एक समीकरण निकाय है, इसको हल करना है और पता करने हैं कितने सॉल्यूशन है। इसकी शक्ल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इसका जो बी होगा 0 0 0 है, शून्य अवयव है, इसका मतलब ये समघाती निकाय है। तो इसका जल्दी से बना लेते हैं फटाफट। 2 3 1 -1 2 4 1 -1 3 और x y z और 0 0 0, राइट। तो ये हो गया आपका a, ये है x और ये है o लिख दो सीधा, लफड़ा खत्म। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक समघातीय समीकरण निकाय, समघातीय समीकरण निकाय है। ठीक है, तो ये जैसे ही हम इसको देखा, बी को देखा, बी ओ है, ये बी ही तो है, ये ओ है, मतलब समघाती है, तो सीधा यहाँ पहुँचेंगे। ए का सारणिक निकालो सीधा, ए का सारणिक निकालेंगे सीधा, कितना आएगा 2 3 1 -1 2 4 1 -1 3, ये प्लस माइनस, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, +2 कोष्टक, 3 दूनी 6 +4 -1 कोष्टक, 3 तिरका 9 +1 +1 कोष्टक, 4 × 12 -2। सही है यहाँ तक? 6 4 10 दूनी 20, 9 1 10
प्लस 10 और 12 मैंने 2 प्लस 10, ये कितना का 40, ये कितना नहीं आया 0। इसका मतलब ये वाली बात हुई, इसका मतलब एक हल होगा, है नहीं? तो यहाँ लिख देंगे एक हल होगा। कैसे पता चला कि एक हल होगा? एक हल होगा क्योंकि सारणिक का मान कितना है? शून्य नहीं है। और वो हल कौन सा होगा? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत इसमें है ही नहीं। चेक कर लो, संतुष्ट करता है समीकरणों को भी नहीं। देखो जल्दी से, समझ गए? मिटा दें इसको। और कोई गायब है क्लास में क्या अभी? कौन है जो गायब है? अब हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तुम उसको जल्दी से करो। 0 वाला सरल है, चलो कठिन वाला देते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो एक। 2x माइनस वाई प्लस 2z, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 0। x प्लस 5y, x प्लस 5y माइनस 5z इक्वल टू 0। इस समीकरण निकाय के हल निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे ही इन तीन समीकरणों को देखा वैसे ही आपको तुरंत पता चल गया कि b एक शून्य नाभिक है, अतः एक समघातीय समीकरण निकाय है। ठीक है, तो तुरंत गुणन का भी बनाओगे तो कितना बनेगा? 2 5 1 माइनस 1 3 5 2 माइनस 1 माइनस 5 और यहाँ पर आएगा x y z, यहाँ पर आएगा आपका 0 0 0। राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पर b की जगह है जो कौन है? o है। इसका मतलब समीकरण निकाय समघातीय है नहीं? समीकरण निकाय समघातीय है। जैसे ये पता चला समघातीय है तो उसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप क्या निकालेंगे? ए का सारणिक। आपको यहाँ जो बनाया गया था, वो चार्ट बनाया गया था, उसको देखोगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि स्टेप मार्किंग होती है ना तो तुम्हें लिखना पड़ता है हर एक स्टेप पर क्यों ये क्यों किया, नहीं तो डायरेक्ट उत्तर लिख दो। हाँ, 2 5 1 माइनस 1 3 5 2 माइनस 1 माइनस 5, 2 5 1 माइनस 1 3 5। ध्यान से लिखा करो, ये गुणांक कहीं गड़बड़ ना हो जाए, प्लस माइनस 1 छूट जाए कुछ है। इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? प्लस माइनस प्लस, ये प्लस 2 कोष्टक 5 थी 15 प्लस 5, सही है। माइनस माइनस 1 कोष्टक 25 माइनस 25 प्लस 1, सही है। और प्लस के 2 25 माइनस के 3, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा जी? माइनस के 20 और ये प्लस के 24 और वो माइनस के 24 और प्लस के 44। हमने देखा ये 44 और ये प्लस के 44 बराबर 0। जैसे ही हमें पता चला ए का सारणिक का मान 0 है, वैसे ही हम ये जान जाएंगे कि इसके अनंत हल होंगे। अतः समीकरण के
इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अब अनंत हल निकालना, ये तो पता चल गया कि अनंत होंगे, अब निकालना है अनंत कौन कौन से होंगे अनंत। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर 3 प्रकार के आंसर आ सकते हैं, मतलब उस आंसर के 3 शकल आ सकते हैं। कोई कहेगा जेड को की मानना है, कोई कहेगा वाई को की मानना है, कोई कहेगा एक्स को की मानना है। तो सामान्य तौर पर ऐसा पाया गया है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादातर किताबों में जेड को की मानते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम है जेड को की मानने का, लेकिन मान लेते हैं। लिख लेंगे माना कि जेड इक्वल टू के, जहाँ पर के को ये वास्तविक संख्या है। ये आपके पास 3 समीकरण थे, 3 में से आप कोई भी 2 चुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहली 2 ही चुनना हो, कोई भी 3 में से कोई भी 2 चुन सकते हो। लेकिन इन जनरल सामान्य तौर पर हम इन्हीं 2 को ले लेते हैं। आंसर आना सेम है तो क्यों दिमाग लगाएं कौन सा चुने कौन सा ना चुने, तो सीधा लिख देंगे उसमें जेड की जगह के। तो कितना आएगा पहली समीकरण में 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2k इक्वल टू 0। दूसरी में रखेंगे तो आएगा 5x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 के करस्पॉन्डिंग आया, जिसका नाम चलो हम रख देते हैं 4, और ये 5। समीकरण 1 से आया चौथा नंबर, और समीकरण 2 से आया 5वां नंबर। इनको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं। सो ढंग से लिखने का मतलब है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2k और 5x प्लस के 3y इक्वल टू k। ये आपका 4 नंबर था, ये नंबर 5 नंबर था। अब इसको हल करना है, फिर वही आवी विधि, फिर वही बात कि विषमघाती है समघाती है। तो इसकी शक्ल देखकर लग रहा है आपको कि विषमघाती आएगा, है नहीं? लिखते हैं इसका गुणांक का भी कितना आएगा 2, 5 माइनस 1 3, और यहाँ पर आएगा x y और यहाँ पर माइनस के 2k और k। ठीक है, तो वैसे तो इसको a बोलते थे, लेकिन ये हम एक जगह बोल चुके हैं कहीं पर, कहाँ पर, वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे, कुछ और बोल देते हैं, है नहीं? b वहाँ पर बोले नहीं है, c। ठीक है, इसको y इक्वल टू, ये हो गया y और ये हो गया d, ये हो गया y, ये हो गया c। नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया c, ये हो गया y, ये हो गया d। तो c इंटू वाई इक्वल टू d। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो d है वो o नहीं है, केवल एक नंबर को छोड़कर, जब k 0 होगा। लेकिन k कोई एक नंबर तो है नहीं, अनंत है, उन अनंत में से सही। सो d o नहीं है। तो ये कैसा निकाय है? विषमघाती है। ठीक है, d जो है वो o नहीं है, इसलिए यह एक विषम घाती समीकरण निकाय है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कितना होता है, बता सकते हो, y इज इक्वल टू सी इनवर्स d। सी इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा सारणिक c का मान। तो सारणिक c का मान निकालते हैं, c का सारणिक निकालते हैं। c आपका j है, इसका सारणिक कितना आएगा 2, 5 माइनस 1 3, और आप देखेंगे ये आएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 इक्वल टू 11। मतलब क्या नहीं आया 0। इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा, है नहीं? एक अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, बात एक ही है। अब वो हल क्या होगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ये y इक्वल टू सी इनवर्स डी। सी इनवर्स डी, सी इनवर्स डी निकालना है तो आप जानते हैं क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट c इंटू एडजॉइंट c इंटू डी। डी की जगह डी, सी इनवर्स की जगह 1 बाई डिटर्मिनेंट c इंटू एडजॉइंट c। तो एडजॉइंट c की चर्चा चलती है, निकालते हैं एडजॉइंट c। क्या आएगा C11 है
हाँ, उसको छोड़ दिया। अनंत हल जब निकालते हैं तो किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर को क्या बोलते हैं, उन तीन में से किसी दो को चुन लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं। यही तो बताया गया था कल जो सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 5 परसों। C11, C12, C21 और C22 परिवर्त। तो C11 बताओ जल्दी से कितना आएगा। C11 कितना आएगा +3, राइट। C12 कितना आएगा 1, 1 और 2, 5 आएगा। सही लिख रहे हैं। और ये 2, 1, 2, 1 -1 मतलब 1, और ये 2, 2 प्लस इस हो जाए। तो यहाँ पर रख देंगे एडजॉइंट C इक्वल टू C11 है आपका 3, 1, 2 है -5, 2, 1 है 1, 2, 2 है 2 और ये परिवर्त। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 -5 1 2, ये आ गया। और इसको उठा के आपको लिखना है यहाँ पर 1/C का फार्नी कितना आया 11, एडजॉइंट C कितना आया 3 -5 1 2 और D कितना था -2K। ध्यान से देखो DJ है -2K और K, ठीक है। यहाँ तक सही है। Y क्या था, ये है मतलब X Y, इसका गुणा करके बताओ कितना आएगा 3 दूनी 6 प्लस K -6K प्लस K -5K, गुणा करेंगे ये 11 का -5K/11। इसका जब इससे होगा तो 5 दूनी 10 प्लस 10 प्लस 2 12K 12K/11। इस दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, -5K/11 एंड Y 12K/11, ठीक है। इतना लिखो पहले, फिर इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। ये एक पुराना सवाल है, इसको मिटा देते हैं। तो आपने ये पाया कि x की वैल्यू आई कितने -5K/11, y कितना आया 12K/11 एंड z कितना है k, जहाँ पर k क्या है, k बताओगे क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे। तो एक समघातीय समीकरण निकाय के एक हल कैसे निकालेंगे, अनंत कैसे निकालेंगे, दोनों के एक एक क्वेश्चन हो गया। कैसे करना है कैसे नहीं करना है आपको ये तरीका बताया। अब कुछ क्वेश्चन लिख लो समीकरण, समघातीय समीकरण निकाय के, वो आप अपने घर पर कर लियो। क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, आंसर लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि किताब में दिए नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। नंबर जो पढ़ा है वो नंबर पढ़ा रहने दो, उससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y + 2z = 0, 4x + 3y
प्लस 3z इक्वल टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 4z इक्वल टू 0। ये एक समीकरण निकाय हो गया, इसको हल करना है। इसका यदि आंसर की बात करें तो मैं वो आंसर भी लिख देता हूँ। x आपका आएगा -9k/13, y आपका आएगा -k/13 एंड z आपका आएगा k, जहाँ पर ये आपका आंसर है। अच्छा ठीक है, हम नहीं लिखवाएंगे, ठीक है नहीं लिखवाएंगे, चौथे से नहीं लिखवाएंगे। x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस के 5z इक्वल टू 0, x माइनस वाई x प्लस 2y प्लस के 4z इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड और 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल। ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, एक का आंसर लिख दिया, बाकी के आंसर नहीं लिखे हो, आप करेंगे निकालेंगे आंसर। हैं क्या तो होमोजेनियस कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ये आपने सीख लिया। अब आप क्रेमर नियम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलन दें तो फिर एक क्वेश्चन, अब चूंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन आपकी किताब में भाषा वाले दे रखे हैं, उसको समझ लो। क्वेश्चन है जैसे 2/3 का भी 2/3 का भी, ये कैसे होगा? हाँ तो उसका क्या, देखो या तो 2 समीकरण होंगे 2 चर होंगे, 3 समीकरण होंगे 3 चर होंगे, 4 समीकरण होंगे 4 चर होंगे। ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा? 3 समीकरण 2 चर या 2 समीकरण 3 चर, ऐसा होगा तो जो फंडामेंटल थ्योरम होती है, मूलभूत गणितीय सिद्धांत, आपका हल निकल भी सकता है नहीं भी। ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही सीधा साधा सा सवाल पूछा जाएगा, या तो 3 समीकरण दे देंगे या 2, या तो समघातीय होगा या भी समघातीय, बस 4 भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है समय लगता है। और जो आप कह रहे हैं कि 2 चर हैं 3 समीकरण या 4 समीकरण हैं 2 चर, ऐसा नहीं होगा। अब आप ऐसा सोच पा रहे हैं क्योंकि आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, और जब तक सिस्टमेटिक नहीं पढ़ते हो तब तक आप सोच भी नहीं सकते, दिमाग में बस भरे जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा। ठीक है, सो अब हम बात करना चाहते थे क्रेमर नियम की, लेकिन अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन आपके किताब में पेज नंबर 118, 119 और 120 पर भाषाई रूप में दे रखे हैं। पढ़िए, मैं कोई एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले हम 16 करते हैं।
पहले तो क्वेश्चन लिख लो, पहले क्या करो, क्वेश्चन लिख लो। मैं इसको पूरा नहीं करवाऊंगा, केवल आपको ये बताऊंगा, केवल इसको ये बताएंगे समीकरण बनाते कैसे हैं। समीकरण बनाएंगे, समीकरण हल करना तुम्हें आता है, आगे कर ही लोगे। सो तुम एक क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ और वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। लिखो जल्दी से, बात नहीं। दो स्कूल पी व क्यू अपने विद्यार्थियों, लिखते चलो साथ में, अपने विद्यार्थियों को अनुशासन, दूसरा गुण विनम्रता, तीसरा गुण समय पालनता के आधार पर पुरस्कृत करना चाहता है। गलत लिखा है, करना चाहते हैं। दो स्कूल है ना, है नहीं। आगे लिखा है स्कूल पी पुरस्कार राशि रुपए 1000 को प्रत्येक गुण वाले विद्यार्थियों को रुपया X, रुपया Y और रुपया Z क्रमशः 3, 2 व 1 विद्यार्थियों में वितरित करता है। इसी प्रकार स्कूल क्यू कुल पुरस्कार राशि रुपए 1500 को स्कूल पी द्वारा दी गई पुरस्कार राशि के समान ही क्रमशः 4, 1 व 3 विद्यार्थियों में बांटता है। यदि प्रत्येक गुण के एक पुरस्कार की राशि रुपए 600 है तो आव्यू, ये मुख्य शब्द आव्यू का प्रयोग
करके प्रत्येक गुण के लिए कुल पुरस्कार राशि का मान ज्ञात कीजिए। दो स्कूल हैं, P और Q। देखो कितना भारी पैराग्राफ लिखा है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर लोग छोड़ देते हैं, हटाओ, समझ में नहीं आना है। कुछ वैसा ही है जैसा लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग के सवाल होते हैं आधे आधे पेज के, लेकिन यदि समझ में आ गया तो हो जाएगा, समझ में नहीं आ गया तो पढ़ते रहो मिला बार बार हैं। P और Q दो स्कूल हैं। ये दोनों स्कूल हैं तो उनके अंदर इस बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। विद्यार्थियों को पुरस्कृत करना है अनुशासन, एक सब्जेक्ट है अनुशासन, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है समय पालनता। कुछ वैसा ही स्कूल है जैसा, ठीक है। तो अनुशासन के लिए पुरस्कार मिलना है, दूसरा है विनम्रता, बहुत विनम्र लोग हैं, विनम्रता। तीसरा है समय पालनता, तो कूट कूट के भरी है, ठीक है। स्कूल P ने डिसाइड किया कि मुझे टोटल 1000 रुपये खर्च करने हैं इस कार्यक्रम में। कौन से कार्यक्रम में? ये पुरस्कार देना है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस सब्जेक्ट में टॉप आ जाए, उसको रुपया मिल जाएगा। हो सकता है कोई इसमें भी टॉप आ जाए तो उसको फिर और मिल जाएगा। कोई ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में आ जाए तो 3-3 पुरस्कार मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 में ही आए, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 ही में आए, और कुछ ऐसे भी होंगे विरले जिन्हें कोई मतलब नहीं, का हो रहा का नहीं हो रहा, ठीक है। तो P ने डिसाइड किया है कि हम जो अनुशासन में टॉप पर आएगा वो X रुपया पाएगा, जो विनम्रता में टॉप पर आएगा वो Y रुपया पाएगा, और जो समय पालनता में टॉप पर आएगा वो Z रुपया पाएगा। कैसे पता चलेगा कौन किस पर टॉप पर आया? डेली एक्टिविटी देखी जाएगी, टीचर्स रिकॉर्ड करेंगे, किससे बातचीत करते हैं, मॉनिटर क्लास का होता है वो चेक करेगा, इसकी शिकायत नहीं आई, टीचर चेक करेंगे, यहाँ समय पर मिलता है, नाम नमस्ते करता है, विनम्र रहता है, बवाल नहीं करता है, समय पालन अटेंडेंस है, रेगुलर नहीं है, समय पर क्लास में आ जाता है कि पानी पी रहा है कि टॉयलेट कर रहा है। बहुत लोग तो घंटा लगा कि उन्हें कहीं प्यास लगी, कहीं कुछ लगा, बीच में होगा जो होगा। सो P ने डिसाइड किया कि अनुशासन के लिए X रुपया दिया जाएगा एक व्यक्ति को, विनम्रता के लिए Y रुपया दिया जाएगा, और समय पालनता के लिए Z रुपया दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति है नहीं, प्रति व्यक्ति। और ये भी डिसाइड किया P क्या स्कूल ने कि मुझे केवल 3 लोगों को पुरस्कार देना है अनुशासन के क्षेत्र में, 3 लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। विनम्रता के क्षेत्र में केवल 2 लोगों को देना है, और समय पालनता में केवल 1 व्यक्ति को पुरस्कार देना है। तो इस P ने डिसाइड किया 3, 2, 5, 6 लोगों को पुरस्कार देना है। रुपया केवल 1000 खर्च करने हैं लिखा नहीं, स्कूल ने डिसाइड कर रखा है मुझे 6 लोगों को देना है, किस किस सब्जेक्ट में देना है, कितना कितना देना है, ये पता करना है हमें, XYZ का मान पता करना है। देखो पढ़ो, प्रत्येक गुण के लिए कुल पुरस्कार राशि का मान ज्ञात कीजिए। सो 3 लोग होंगे P स्कूल में जो अनुशासन पाने के हकदार होंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है। 2 लोग होंगे जो विनम्रता का पुरस्कार पाएंगे, और 1 लोग होगा जो समय पालनता के क्षेत्र में पुरस्कृत किए जाएंगे।
इसी प्रकार आगे लिखा है, क्यू ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, जैसा पी ने सोचा था। 15,000 देते हैं उन्हें तो। ठीक है, 15,000 नहीं है, 1500 होंगे, 1500 रुपया। ठीक है, क्यू ने डिसाइड किया कि मैं भी विनम्रता के क्षेत्र में, अनुशासन के क्षेत्र में, समय पालनता के क्षेत्र में वाई, जेड और एक्स दूंगा। कितने लोगों को दूंगा ये डिसाइड कर रखा, कितना खर्च करूंगा ये भी डिसाइड कर रखा है। तो पी ने डिसाइड किया था कितना खर्च करना है, टोटल 1,000 रुपया खर्च करना है। क्यू ने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतने लोगों को देना है पुरस्कार इस क्षेत्र में और विनम्रता के क्षेत्र में और इसमें। ठीक है, टोटल खर्च करना है 1500। ये इतनी बड़ी जो कथा लिखी है उसका सारांश ये लिखा है। ठीक है, आभीव की ये सुंदरता है। और आगे लिखा है, यदि प्रत्येक गुण, कौन कौन से गुण हैं, 3 गुण हैं, अनुशासन, विनम्रता, समयपालनता। इसके लिए कितना मिलने वाला है, इतना, इसके लिए कितना, इतना, इसके लिए कितना, इतना। तो प्रत्येक के लिए टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, x + y + z। उसके लिए कुल कितना है। तो देखो इन तीनों का जोड़ जो है आपको कितना मिलेगा, x + y + z = ये कहाँ से आया, ये इस लाइन से आया। यदि प्रत्येक गुण के एक पुरस्कार, प्रत्येक गुण का एक पुरस्कार, इस गुण का एक पुरस्कार का इतना कीमत, इस गुण का एक पुरस्कार इतना कीमत, इस गुण का एक पुरस्कार इतना कीमत, तो प्रत्येक गुण का एक पुरस्कार समीशन इतना, कितना वो 600। तो यदि एक व्यक्ति तीनों जगह टॉप करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपया मिलेंगे। 600 से ज़्यादा नहीं मिल सकते, चाहे जितना कोशिश कर ले। ठीक है, आगे की बात, पी ने डिसाइड कर रखा था इतना खर्च करूंगा, 3 लोगों को दूंगा इस क्षेत्र में, इतने रुपया एक व्यक्ति को दूंगा। तो कितना खर्च होगा अनुशासन में, पी का हिस्सा 3 × x। इसमें कितना खर्च होगा, 2 × y। इसमें कितना खर्च होगा, 1 × z। टोटल कितना खर्च हो जाएगा, 3x + 2y + 1z। जितना खर्च होगा वो टोटल इतना ही करना चाहते, इससे ज़्यादा करना ही नहीं, इसमें बराबर कर दिया। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये व्यक्ति, ये स्कूल चाहता है कि मैं इस क्षेत्र में 4 लोगों को दूंगा पुरस्कार और एक को इतना दूंगा। तो टोटल कितना चला जाएगा इस क्षेत्र में, क्यू का हिस्सा 4x, इसमें 1 × y, इसमें 3 × z। तो कितना हो जाएगा, 4x 1 × y + 3z। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इनको तीनों को ढंग से लिख लिया जाए एक बार, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x + y + z = 600, 3x + 2y + 1z = 1000, और यहाँ पर 4x + 1y + 3z = 1500। ये और छोटा हो गया, अभी इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया। अभी और हल करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, ख़त्म हो गया। इसको हाँ तुम्हें नहीं कुछ करना है, इसको नोट करो तुम लोग। इसको नोट करो, और जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं भाषा वाले, जैसे उदाहरण नंबर 15 पेज नंबर 119, उदाहरण नंबर 14 पेज नंबर 119 और उदाहरण नंबर 13 पेज नंबर 118। ठीक है, इनको ट्राई करना है, जो नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बात होती है ख़त्म। लोगों को इसमें समस्या कहाँ आती है, पहली बात तो वो भाषा नहीं समझ में आती, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है। दूसरी बात आ जाती है तो ये समीकरण नहीं बनते, और वो तब तक नहीं बनते, समीकरण नहीं बन सकते, गारंटी है, जब तक उस पूरी जानकारी को कुछ इस शकल के रूप में नहीं लिखोगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, यही तो है, समीकरण ही नहीं बन पाते।
फिर इस चैप्टर के बाद वही पढ़ा देगा। ठीक है। सो मुख्य बात है जानकारी को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उसको अपनी व्यवस्थित रूप से लिखना, फिर उसको सारगर्भित करना। जो मतलब समीकरण पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख दो। जरूरी नहीं है कि इस क्रम में मैं लिखूं तो आंसर कुछ अलग आएगा और दूसरे इसको उधर लिख दूं तो आंसर कुछ अलग आए। ऐसा नहीं, करके देखिएगा घर पर, फुर्सत के काम है ये। ठीक है द्विवेदी जी। बाकी क्या पढ़ा जाएगा कब, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते चलो बस। बाकी दुनिया बहुत रंगीली है।